यूं ही कुछ समय पहले की बात है। शीतल नाम की औरत अपना बेटा मोहित, बहू मीरा और अपनी सास सुधा के साथ रहती थी। मोहित और मीरा की यूं ही कुछ 1 साल पहले लव मैरिज हुई थी और दोनों आईटी कंपनी में जॉब करते थे। मीरा पढ़ी लिखी लड़की थी और साथ ही संस्कार मानो उसमें कूट कूट कर भरे हुए थे। वो हर रोज सुबह जल्दी उठती, अपना और मोहित का टिफिन बनाती, शीतल और सुधा के लिए खाना और नाश्ता सब बनाकर घर के बाकी के सारे काम कर ऑफिस जाती। और शीतल, जो कि मीरा की सास है, मीरा चाहे कितना भी क्यों ना करे, वो हमेशा उसमें कमियां निकाला करती थी। माँ जी, आज मैंने आपके पसंद की सब्जी बनाकर रखी है। दादी और आप दोपहर को खा लेना। हाँ तो आज वही सब्जी थी घर में, तो वही बनेगी ना। शीतल के ऐसे कहते ही मीरा मुस्कुराकर अपने पति के साथ ऑफिस चली जाती है। मीरा को पता था कि उसकी सास उसे बोलती है, लेकिन वो दिल से ये सारी बातें नहीं करती और ना ही वो बुरी है। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। अब मोहित का बर्थडे था, तो शीतल उसके बर्थडे पर अपने और मोहित के करीबी दोस्तों को बुलाया करती थी। इस दिन शीतल ने अपने बेटे के भलाई के लिए घर में पूजा रखवाई थी, तो मीरा शीतल से, माँ जी, क्यों ना हम सारे लोगों का खाना बाहर से ही ऑर्डर कर दे। हाँ, कल तो तुम दोनों की छुट्टी जो है, तो तू तो आराम से उठ सके और तैयार होकर पार्टी एंजॉय कर सके। कोई जरूरत नहीं इन सब की, खाना घर पर ही बनेगा। मोहित के जन्म से ही ये कर रही हूँ और आज तक मैंने कभी भी बाहर से खाना नहीं लाया, तो इस साल भी नहीं आएगा, समझी। ऐसा कहकर शीतल खुद से बड़बड़ाते हुए, ये आजकल की लड़कियां कुछ काम की नहीं होती, इन्हें तो बस पैसा दो और काम करवा लो, यही आता है। पैसे की तो कोई कद्र ही नहीं रही इन्हें। अपनी सास की बातें सुनकर मीरा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं कहती और वहां से चली जाती है। अब दूसरे दिन सुबह मीरा 4 बजे उठकर नहा धोकर तैयार हो जाती है और भगवान की पूजा कर घर में होने वाली पूजा की तैयारियां करती है। सारे मेहमानों के लिए अपने 2 नौकरों के साथ खाना बनाना शुरू कर देती है। करीब करीब 70 से 80 लोग आने वाले थे। अब सुबह के 8 बजे थे। शीतल अपने कमरे से बाहर आकर, चाय भी मिलेगी आज घर में या फिर ऐसे ही रहना होगा बहू बिना चाय के। माँ जी, देखा माँ जी, मैं हमेशा कहती हूँ ना, ये लड़की कोई काम की नहीं। आज अगर चाय नहीं मांगी तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। और आप हो जो हमेशा उसकी साइड लेती रहती हो। बहू, तू भी ऐसी ही थी। आज उसे काम है, वो ले आएगी। दादी ऐसा बोल ही रही थी कि तभी मीरा, जी अभी लाती हूँ माँ जी। मीरा चाय लेकर आती है और अपनी सास और दादी सास को देकर मोहित को जगाने के लिए चली जाती है। मोहित को जगाकर वो चाय देकर फिर से अपने खाना बनाने के काम में लग जाती है। अब 10 से 11 बजे के आसपास मीरा ने सारा खाना बनाकर तैयार रखा। वो थोड़ी देर शांति से बैठने ही वाली थी कि तभी पंडित जी घर में आते हैं। उन्हें देख मीरा, आइए पंडित जी, आइए, मैं अभी माँ जी को और मोहित को बुलाती हूँ। अब कुछ ही देर में मीरा और मोहित पूजा करने बैठ जाते हैं। पूजा के तुरंत बाद ही लोग आना शुरू हो जाते हैं, तो मीरा उनकी खातिरदारी में लग जाती है। किसी को सब्जी, किसी को चावल, किसी को रोटी, लोग जो मांगे वो झट से उन्हें परोस देती। लेकिन लोग ज्यादा और परोसने वाले सिर्फ मीरा और घर के काम करने वाले 2 नौकर ही थे। तो परोसते परोसते उसकी नजर से पड़ोस वाली आंटी छूट जाती है, जिन्हें लगता था कि मीरा खुद आकर उन्हें पूछेगी कि उमा आंटी आपको कुछ चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वो शीतल से, शीतल, तेरी बहू तो बड़ी ही ठंडी निकली। जब तक तू सब संभालती थी तब तक ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि लोगों को मांगना पड़े। तू तो कुछ मांगे उससे पहले ही खिला देती लोगों को। जाने दे, छोड़, अब वो तो नसीब का खेल होता है। अब देखना, मेरी बहू पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन फिर भी वो सारे काम इस ढंग से करती है कि मुझे किसी शिकायत का मौका ही नहीं देती। अब उमा जी की बातें सुनकर शीतल को जरा गुस्सा आ जाता है। वो मीरा को खरी खोटी सुनाने ही वाली थी कि तभी सुधा दादी, अरे तू वो उमा है ना? मैंने सुना है कि तुम्हारी बहू तुमसे अलग रहना चाहती है, क्या सच है? सुधा दादी के ऐसे कहते ही उमा आंटी चुप हो जाती है और चुपचाप साइड में जाकर अपना खाना खाने लगती है।
और दादी शीतल की ओर देख वहां से चली जाती है। अब शाम तक सारे मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं। शाम के समय मोहित ने अपने कुछ दोस्तों को पार्टी के लिए बुलाया था, तो अब वो आ जाते हैं। उनके आते ही मीरा उनकी खातिरदारी में लग जाती है। वो बेचारी भूखी प्यासी पूरा दिन काम किए जा रही थी, लेकिन किसी ने उसे एक बार भी नहीं पूछा था। और ये सारी चीजें शालिनी देखकर अनदेखी कर रही थी कि तभी मोहित, अरे मीरा, मेरे दोस्तों को कुछ स्टार्टर में लाओ, कुछ पकोड़े समोसे कुछ लाओ जल्दी। जी अभी लाती हूँ। अब मीरा की और ज्यादा भागदौड़ शुरू हो जाती है। मीरा समोसे और पकोड़े ला ही रही थी कि तभी मोहित, मीरा पहले कुछ सॉफ्ट ड्रिंक लाओ, मेरे दोस्त आज पहली बार मेरे घर आए हैं। मीरा अपने माथे पर आया पसीना पोंछते हुए, जी मैं अभी लेकर आती हूँ। मीरा समोसे और पकोड़े टेबल पर रख देती है, सॉफ्ट ड्रिंक ग्लास में भरकर लेकर आती है। लेकिन अब उसके हाथों में मानो जान ही नहीं थी। भूखी प्यासी पसीने से लथपथ मीरा के हाथों से वो ग्लास का ट्रे नीचे गिर जाता है। उसे देख मोहित, मीरा, क्या तुमसे इतना भी काम नहीं होता ठीक से? तुमने तो मेरा पूरा दिन खराब कर दिया है आज। थोड़ी सी भी जान नहीं है क्या तुम्हारे हाथों में? मीरा अपना पसीना पोंछते हुए सारे टूटे ग्लास के टुकड़े जमा कर वहां से निकल जाती है। तभी शीतल, देखा देखा अपनी पसंद? अरे मैंने इसे देखते ही पहचान लिया था कि ये कैसी लड़की होगी। लेकिन तब तो तुम पर इसका भूत चढ़ा हुआ था, भूत। मेरी पसंद की लड़की से शादी करते तो आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। शीतल के ऐसे कहते ही मोहित का दोस्त, अरे मोहित, तूने किस नाजुक कले से शादी कर ली भाई, जो एक ग्लास को भी नहीं संभाल पाई, तो तुम्हारी जिंदगी को क्या संभालेगी? दोस्त के ऐसे कहते ही बाकी के दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो उन्हें देख और मोहित की चुप्पी देख मीरा को बहुत दुख होता है। वो रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है और कमरे का दरवाजा बंद कर देती है कि तभी सुधा दादी जोर से सब पर बरस पड़ती है। वो शालिनी और मिहिर से, वाह रे भगवान और वाह रे उसकी लीला। अब सभी चुपचाप अपने अपने घर जाने निकल पड़ते हैं। सभी जाने के बाद सुधा शीतल से, शीतल बहू, तेरी तो अरेंज मैरिज हुई थी ना, तो फिर तुमने कौन से तीर मारे थे? हर बात के लिए तुम्हें बोलना पड़ता था। हर एक चीज मैंने तुम्हें सिखाई है। अरे आज के जमाने में तुम्हें ऐसी बहू मिली है जिसे मिलने पर तुम्हें तो भगवान का हर रोज शुक्रिया अदा करना चाहिए, समझी? और तुम मोहित, मीरा तो तुम्हारी ही पसंद है ना, तो तुम्हें उसका ख्याल नहीं रखना चाहिए? अब शीतल और मोहित को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और मोहित जल्दी से मीरा को मनाने कमरे में चला जाता है और शीतल एक प्लेट में खाना परोसकर मीरा के कमरे में जाकर उससे माफी मांगती है और मीरा से, मीरा कुछ खा लेना चाहिए था ना, ऐसे कोई दिन भर भूखा रहता है भला? चलो मुंह खोलो, आज मैं अपने हाथों से अपनी बहू को नहीं बल्कि अपनी बेटी को खिलाऊंगी। मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने हमेशा दूसरों के कहने पर तुम्हें बहू समझा, लेकिन आज के बाद मुझे बहू नहीं एक बेटी मिली है। मीरा झट से अपने सास के गले लग जाती है और अब से हर रोज सुबह और शाम दोनों वक्त किचन से बातों के साथ साथ हंसी की आवाजें गूंजने लगी। मीरा, मोहित, सुधा और शीतल की लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम बहुओं को बेटी समझकर प्यार करें तो वो भी अपने माँ पिताजी का हमें दर्जा देगी और हमारी जिंदगी कई और ज्यादा खुशियों से भर जाएंगी। श्यामनगर गांव में एक आकाश और सरिता नाम के दाम्पत्य रहा करते थे। आकाश छोटे मोटे काम करके अपने घर का गुजारा किया करता था। एक दिन आकाश और सरिता के घर में मेहमान आने वाले थे, तो उसने बहुत ही अच्छे पकवान बनाए और उनका अच्छे से स्वागत करके उनको खाना खिलाया। सरिता के हाथ का खाना खाकर एक बूढ़ी दादी, बेटा आकाश, तुम्हारी पत्नी की हाथों में तो साक्षात देवी अन्नपूर्णा है। हाँ दादी, वो तो सच बात है। सरिता की तारीफ कर शाम के समय सभी मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब आकाश को पैसों की बहुत ही समस्या होने लगी थी और इसी कारण वो घर में सारा गुस्सा निकलता था। तो एक दिन सरिता आकाश से, अजी आपको कोई परेशानी है क्या? कुछ दिनों से देख रही हूँ आप बड़े चिंतित लग रहे हो। सरिता, हमारे घर खर्चे के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं और उसमें माँ पिताजी का फोन आ गया था, उन्हें भी पैसे चाहिए। अब तुम ही बताओ, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं? क्यों ना हम कोई ढाबा किराए पर ले,
उससे हमें थोड़ा सहारा भी मिल जाएगा। मेरे पास थोड़े पैसे हैं, वो हमें काम आ जाएंगे। ठीक है। 2-3 दिनों तक ढूंढने के बाद आकाश को एक बंद पड़ा हुआ ढाबा दिखाई देता है, जिसे वो किराए पर ले लेता है। अब आकाश और सरिता दोनों मिलकर उस ढाबे की साफ सफाई करते हैं और अगले ही दिन से ढाबे पर खाना बनाना शुरू कर देते हैं। सरिता ने आज बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था। उस खाने की खुशबू सुन ग्राहक उसके ढाबे पर आने लगे। अब 3 आदमी ढाबे पर आते हैं और वो आकाश से, अरे भाई, चिकन तंदूरी है क्या? हाँ हाँ है ना भैया, 1 प्लेट लाऊं आपके लिए? हाँ, और भाई मेरे लिए एक पनीर कीमा लाना और मेरे लिए एक मटन बिरयानी लाना। ठीक है, 10 मिनट में लेकर आता हूँ। आकाश ऑर्डर लेकर किचन में चला जाता है और सरिता को ऑर्डर बताता है। सरिता झट से तीनों की प्लेट तैयार करती है। आकाश ऑर्डर टेबल पर लगाता है और वहीं पर पास में खड़ा रह जाता है। जब उन लोगों ने खाना चखा तो सभी को वो खाना बहुत ज्यादा पसंद आया। तो दूसरा आदमी आकाश से, भैया खाना तो बहुत ही लाजवाब है, मैंने इतना टेस्टी खाना आज तक कभी नहीं खाया। धन्यवाद भैया। धीरे धीरे ढाबे पर आने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है और लोग खाना खाने के बाद उसकी बहुत ज्यादा तारीफ किया करते थे। ये देख पड़ोस का रामू ढाबे वाले को बहुत जलन हुआ करती थी। उसका ढाबा आकाश के ढाबे के पहले खोला गया था, लेकिन फिर भी आकाश के ढाबे के मुकाबले वो कम चलता था। ये देख वह दिल मिला जाता है। एक दिन रामू के मन में विचार आता है और रामू खुद से, क्यों ना मैं इस आकाश को सबक सिखाऊं, इसका ढाबा ही मैं जला देता हूँ। ऐसा मन ही मन सोचकर वो खुश हो जा रहा था। अब अगले दिन आकाश को ढाबे पर थोड़ा कलरिंग का काम करवाना था, इसीलिए वो आज ढाबे पर ही रुका था। तभी रामू वहां आकर ढाबे के पीछे से आग लगा देता है। थोड़ी ही देर बाद ढाबा धू धू कर जल उठता है। तो आस पड़ोस के सभी लोग उसे देख डर जाते हैं और पानी से आग बुझाने की कोशिश करने लगते हैं। अंदर आकाश अकेले ही काम कर रहा था। जैसे ही उसे धुआं दिखाई दिया वो बाहर आने की कोशिश करने लगा, लेकिन ढाबे से निकलते वक्त वो जख्मी हो गया और ये सब सरिता बाहर से देख रही थी। आकाश की ये हालत देख वो फूट फूट कर रो रही थी। अब सरिता ने इकट्ठे किए हुए सारे के सारे पैसे आकाश के इलाज में ही खत्म हो गए और यहाँ रामू को लगने लगा कि अब आकाश और सरिता के दिमाग से ढाबे का भूत चला गया है और अब वो दोनों कभी ढाबा शुरू नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर आकाश की तबीयत में कुछ सुधार आने लगा था। तो एक दिन सरिता आकाश से, अजी मैं सोच रही हूँ कि मैं ढाबे पर फिर से काम शुरू कर दूँ, थोड़ी बहुत हमें मदद हो जाएगी। आपको तो घर के हालात पता है ना। मुझे अभी तक अच्छा नहीं लग रहा और तुम अकेले ये सब कैसे संभालोगी? मैं कोशिश तो कर सकती हूँ। हमारा सारा ढाबा जल जाने के कारण हमारे पास ना बर्तन है और ना ही चूल्हा, और जो कुछ भी पैसे थे वो सारे के सारे अस्पताल में चले गए। अब कुछ ना कुछ तो काम करना ही होगा ना। ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे। जब तक मैं ठीक ना हो जाऊँ तब तक मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। आप सिर्फ जल्दी ठीक हो जाइए। सरिता, हमारे पास एक पुराने मिट्टी का चूल्हा है ना, तुम चाहो तो अभी के लिए उस पर खाना बना सकती हो। वो बूढ़ी माँ ने बड़े प्यार से हमें दिया था। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। वहाँ पर चूल्हा और कुछ मिट्टी के बर्तन भी है। मैं अभी उन्हें निकालती हूँ और उसी में खाना पकाऊंगी। ठीक है। उसी दिन सरिता घर से थोड़ा बहुत राशन लेकर ढाबे पर चली जाती है और आज वो ढाबे पर थोड़ा सा ही खाना बनाती है। आज खाना मिट्टी के चूल्हे पर बना था तो उसकी खुशबू कुछ और ही थी। तो वहीं से एक आदमी गुजर रहा था जो सरिता के ढाबे पर रुककर, अरे बहन, आपके यहाँ खाने में क्या है? सर, हमारे ढाबे पर फिलहाल दाल मखनी और रोटी ही है, आप चाहे तो मैं ला सकती हूँ। ठीक है बहन, आप लेकर आइए, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। सरिता अंदर जाकर एक थाली में खाना परोस कर लाती है और उस आदमी को देकर वहीं पर पास में खड़ी रह जाती है। वो आदमी खाना खाकर अपनी उंगलियां चाटता ही रह जाता है। वो सरिता से, बहन जी, आपके यहाँ के खाने का स्वाद तो लाजवाब है, मुझे आपके यहाँ का खाना बहुत पसंद आया। जी धन्यवाद। वो आदमी पैसे देकर सरिता के ढाबे से चला जाता है। तभी सरिता मन ही मन, मेरे पास अब बहुत कम अनाज बचा है जिसमें मैं खाना बनाऊंगी और घर जाते वक्त जो पैसे आएंगे उसी से राशन खरीद कर लाऊंगी। सरिता प्लेट रखने के लिए ढाबे के रसोई में चली जाती है।
वहां जाकर वो देखती है तो सारे के सारे बर्तन फिर से खाने से भरे हुए हैं। ये देख सरिता मन ही मन, मैंने तो चूल्हे पर बना सारा का सारा खाना उस आदमी को दे दिया था, तो यहाँ ये खाना कैसे आया? सरिता वो खाना एक प्लेट में निकालती है और फिर से बर्तन की ओर देखती है तो सारे बर्तन फिर से भरे हुए होते हैं। ये देख सरिता बोलती है, कहीं ये मिट्टी का चूल्हा और मिट्टी के बर्तन जादुई तो नहीं, जिसमें खाना निकालो तो फिर से उतना ही खाना बन जाता है। सरिता अब ये बात खुशी खुशी आकाश को बताती है। तो ये बात सुनकर आकाश, सरिता, भगवान ने हम पर बहुत कृपा की है, जो जादुई चूल्हा हमें मिला। वो दोनों एक साथ भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। अब जब भी सरिता ढाबे पर खाना बनाती, उसका खाना झट से खत्म हो जाया करता था। ये सब देख सरिता बहुत खुश थी। अब वो फिर से कड़ी मेहनत करने लगी। यहाँ आकाश की तबीयत भी अच्छी हो गई थी, तो वो सरिता को ढाबा चलाने में मदद करने लगा। ये देख पड़ोसी ढाबे वाला रामू बहुत जल उठा। वो खुद से, इस आकाश के बच्चे का तो मैंने ढाबा भी जला दिया, फिर भी इन दोनों को अभी तक अक्ल नहीं आई। इन दोनों ने फिर से ढाबे का काम शुरू कर दिया। अब तो मुझे इन दोनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर से कभी ढाबा चलाने का विचार भी इन दोनों के मन में नहीं आ पाए। ऐसा सोचकर रामू आकाश और सरिता को तकलीफ देने की सोचता है। मगर अगले ही दिन रामू के ढाबे पर खाना बनाते समय अचानक से आग लग जाती है। वो आग इतनी ज्यादा फैल जाती है कि रामू का ढाबा पूरी तरह से जलकर राख हो जाता है। ये देख रामू सिर पर हाथ मारकर बैठ जाता है। उसे अब पता चल चुका था कि किसी का बुरा किया तो उसका परिणाम भी बुरा ही होता है। अपने बुरे विचारों के कारण उसने बहुत कुछ खोया था, लेकिन अब उसने नेकी का रास्ता अपनाया और नेकी से अपना ढाबा चलाना शुरू किया। यह जादुई चूल्हे के सहायता से आकाश और सरिता ने अपना खुद का व्यवसाय बहुत अच्छा बनाया। साथ ही साथ अब वो दोनों गरीबों में भी अन्नदान करने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा दूसरों का अच्छा ही सोचना चाहिए। किसी के बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। बुरे का अंत बुरा ही होता है और अच्छे का अंत अच्छा ही होता है।